इंडियन आईटी में आखिर चल क्या रहा है? इंडियन आईटी सेक्टर इस वक्त अपने सबसे इंटरेस्टिंग फेजेस से गुजर रहा है। एक तरफ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो जैसी कंपनीज इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड, प्रॉफिटेबल और कैश जनरेटिंग बिजनेसेस में काउंट होती है। इन कंपनीज ने इंडिया को दुनिया का आउटसोर्सिंग हब बनाया, लाखों जॉब्स क्रिएट की और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए मैसिव वेल्थ जनरेट की। लेकिन दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों में आईटी सेक्टर मार्केट के वीकेस्ट सेक्टर में से एक रहा है। जून 2026 तक निफ्टी आईटी साल की शुरुआत से अराउंड 30% गिरकर 3 ईयर लो पर पहुंच गया था। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स भी एक ही सेशन में 5 से 8% तक गिर गए थे, जब एक्सेंचर ने वीक डिमांड और स्लोअर डील बुकिंग्स की वार्निंग दी थी। रीजन सिर्फ वीक अर्निंग्स नहीं था, इन्वेस्टर को डर था कि एआई इंडियन आईटी कंपनीज के डेकेड्स ओल्ड बिजनेस मॉडल को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या एआई इंडियन आईटी इंडस्ट्री का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बनेगा या फिर उसका नोकिया मोमेंट बन जाएगा? और एक इन्वेस्टर को इस अनसर्टेनिटी को किस नज़र से देखना चाहिए? तो सबसे पहले ये समझिए कि ग्रेट कंपनी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर एक बेसिक मिस्टेक करते हैं। हम किसी कंपनी का ब्रांड, मैनेजमेंट और पास्ट परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी अच्छी है तो स्टॉक भी अच्छा ही इन्वेस्टमेंट होगा। टीसीएस एक ग्रेट कंपनी हो सकती है, इन्फोसिस के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो सकती है, एचसीएल टेक के पास ग्लोबल क्लाइंट्स और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक ग्रेट कंपनी भी पुअर इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर आप उसके फ्यूचर ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्राइस पे कर दो। इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ कंपनी नहीं खरीदते, हम उस कंपनी से जुड़ी एक्सपेक्टेशंस खरीदते हैं। इसलिए शेयर प्राइस सिर्फ रिजल्ट्स पर रिएक्ट नहीं करता, शेयर प्राइस रिएक्ट करता है रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के डिफरेंस पर। इसका रियल एग्जांपल टीसीएस के लेटेस्ट रिजल्ट्स में दिखता है। कंपनी ने जून क्वार्टर में $7.6 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट किया, $9.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स जीते और एआई रेवेन्यू का एनुअलाइज्ड रन रेट $2.6 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 0.4% थी। यानी हेडलाइन स्ट्रांग थी, डील विन स्ट्रांग थी और एआई बिजनेस ग्रो कर रहा था, लेकिन अंडरलाइंग कंपनी ग्रोथ अभी भी स्लो थी। इन्वेस्टर को दोनों चीजें एक साथ देखनी पड़ती है। इंडियन आईटी में भी फिलहाल यही कंफ्यूजन है। मार्केट ने एआई डिसरप्शन, वीक क्लाइंट स्पेंडिंग और स्लो ग्रोथ को एग्रेसिवली प्राइस करना शुरू कर दिया। स्टॉक्स गिरते गए और एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हो गई। अब एआई का इम्पैक्ट समझने के लिए हमें इंडियन आईटी का ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज का बिजनेस लार्जली ग्लोबल आउटसोर्सिंग पर बिल्ट हुआ। मान लो अमेरिका के किसी बैंक को अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, सिस्टम्स मेंटेन करवाने हैं, टेस्टिंग करवानी है और कस्टमर सपोर्ट मैनेज करना है। अमेरिका में लोकल इंजीनियर से ये काम करवाना एक्सपेंसिव पड़ सकता है, इसलिए बैंक प्रोजेक्ट इंडियन आईटी कंपनी को आउटसोर्स कर देता है। इंडियन कंपनी कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट पर इंजीनियर्स हायर करके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाती है। ट्रेडिशनल मॉडल में इक्वेशन सिंपल थी, ज्यादा क्लाइंट्स का मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ज्यादा प्रोजेक्ट्स का मतलब ज्यादा एम्प्लॉयज और ज्यादा बिलेबल एम्प्लॉयज का मतलब ज्यादा रेवेन्यू। इसी वजह से आईटी कंपनीज की हेडकाउंट ग्रोथ को डिमांड का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता था। कंपनी एग्रेसिवली हायरिंग कर रही थी तो इन्वेस्टर्स अज्यूम कर रहे थे कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और डिमांड स्ट्रांग है। लेकिन एआई इसी इक्वेशन को चैलेंज कर रहा है। मान लो किसी बैंक ने आईटी कंपनी को 100 करोड़ का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दिया। पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 500 इंजीनियर्स और 12 मंथ्स लगते थे। एआई, कोडिंग टूल्स, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और एआई एजेंट्स की हेल्प से शायद वही प्रोजेक्ट 300 इंजीनियर्स और 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाए। कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई, लेकिन इन्वेस्टर को उसके बाद का इम्पैक्ट देखना चाहिए। क्लाइंट बोलेगा जब आपका कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो गया तो मैं आपको पहले जितने पैसे क्यों दूं? यहीं से इंडियन आईटी के ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल पर प्रेशर आता है। एआई की वजह से कंपनी की कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी के पास रहेगा या क्लाइंट लोअर प्राइसिंग के फॉर्म में ले जाएगा, ये क्लियर नहीं है। इसलिए इंडियन आईटी के लिए असली बैटल सिर्फ ऑटोमेशन की नहीं है, असली बैटल
प्राइसिंग पावर की है। तो एआई इंडियन आईटी के लिए लॉन्ग टर्म कंसर्न है, लेकिन रीसेंट स्लोडाउन का रीजन सिर्फ एआई नहीं है। इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ग्लोबल कंपनीज फ्यूचर डिमांड को लेकर कॉशियस होती है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन कर देती है। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करवाना एसेंशियल है, लेकिन न्यू क्लाउड माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम या एक्सपेरिमेंटल एआई प्रोजेक्ट कुछ क्वार्टर्स के लिए डीले किए जा सकते हैं। इसी वजह से आईटी कंपनीज लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर रही है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं दिख रही। टीसीएस का एग्जाम्पल दोबारा देखिए। कंपनी ने $9.5 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिपोर्ट किया, जिसमें एसकेएफ के साथ $800 मिलियन का एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील भी था। लेकिन पूरा $9.5 बिलियन इमीडिएटली रेवेन्यू नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स में एग्जीक्यूट होंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स ग्रेजुअली रैंप अप होंगे। तो कंपनी ने $1 बिलियन डील अनाउंस की, ये पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टर को ये भी देखना है कि डील कितने साल की है, मार्जिन कितना है और रेवेन्यू में कितने जल्दी कन्वर्ट होगा। अनाउंसमेंट नैरेटिव क्रिएट करता है, एग्जीक्यूशन शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करता है। तो अब तक हमने एआई के थ्रेट की बात की, लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई इंडियन कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन खरीदना और किसी ग्लोबल बैंक, हॉस्पिटल या इंश्योरेंस कंपनी में एआई सेफली इम्प्लीमेंट करवाना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक ग्लोबल बैंक के पास डेकेड्स ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, सेंसिटिव कस्टमर डेटा होता है, साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट कंट्रीज के प्राइवेसी रेगुलेशंस होते हैं। बैंक सिंपली किसी पब्लिक एआई मॉडल को एक्सेस देकर नहीं कह सकता कि अब मेरे लोन्स अप्रूव करो और कस्टमर ट्रांजैक्शन एनालाइज करो। उसे अपना डेटा क्लीन करना पड़ेगा, लेगेसी सिस्टम को एआई प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज के वर्कफ्लो डिजाइन करने पड़ेंगे, एआई आउटपुट को मॉनिटर करना पड़ेगा। यही वो लेयर है जहां इंडियन आईटी कंपनीज अपॉर्चुनिटी भी कैप्चर कर सकती है। एनवीडिया चिप्स बना सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई मॉडल्स और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एआई को किसी बैंक, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर या हॉस्पिटल के एक्चुअल बिजनेस में इंटीग्रेट करने के लिए आईटी सर्विस कंपनीज की जरूरत पड़ सकती है। टीसीएस का $800 मिलियन का एसकेएफ कॉन्ट्रैक्ट इसी अपॉर्चुनिटी का रियल एग्जाम्पल है। ये सिर्फ चैटबॉट बनाने का डील नहीं है, इसमें एआई लेड प्रोसेस रीडिजाइन, सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करना भी शामिल है। इसी तरह इन्फोसिस ने रिपोर्ट किया है कि उसके एआई लेड प्रोग्राम्स अब टॉप 200 क्लाइंट्स में से 90% तक डिप्लॉय हो चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं, फ्यूचर में उस डिप्लॉयमेंट से रेवेन्यू और मार्जिन कितने इंप्रूव होते हैं वो देखना होगा। इंटरनेट के टाइम पे भी सिर्फ इंटरनेट कंपनीज ने पैसा नहीं कमाया था, बिजनेस को वेबसाइट्स और डिजिटल सिस्टम्स बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम सिर्फ अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ग्रो नहीं हुए, क्लाउड कंसल्टिंग, माइग्रेशन और साइबर सिक्योरिटी बिजनेस भी ग्रो हुए। एआई में भी सिमिलर पॉसिबिलिटी है। टेक्नोलॉजी बनाना एक बिजनेस है, टेक्नोलॉजी को बिजनेस में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना दूसरा बिजनेस है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो मार्केट नैरेटिव्स यूजुअली बाइनरी होते हैं। कोई बोलता है एआई आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा, कोई और बोलता है एआई आईटी सेक्टर का नेक्स्ट बूम क्रिएट करेगा, लेकिन रियलिटी यूजुअली इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। एआई हर आईटी कंपनी को इक्वल बेनिफिट या इक्वल डैमेज नहीं देगा। कुछ कंपनीज रूटीन कोडिंग, टेस्टिंग और लो वैल्यू सपोर्ट वर्क पर हेवीली डिपेंडेंट होगी। इनके लिए एआई सीरियस थ्रेट हो सकता है, क्योंकि इनका काम इजीली ऑटोमेट और कॉमोडिटाइज हो सकता है। कुछ कंपनीज एआई यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी और मार्जिन इंप्रूव करेगी, लेकिन मेजर न्यू रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी। ये बिजनेस स्टेबल कैश जनरेटिंग कंपनीज बन सकते हैं, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स वापस आना डिफिकल्ट होगा। और कुछ कंपनीज क्लाइंट की इंडस्ट्रीज को डीपली अंडरस्टैंड करके एआई को बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर या मैन्युफैक्चरिंग के एक्चुअल वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट करेगी। ये कंपनीज एआई को थ्रेट से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है। HCL टेक का एग्जाम्पल देखिए। कंपनी ने HPE के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के सिलेक्टेड एसेट्स $225 मिलियन में अक्वायर किए।
इस एक्विजिशन से सिर्फ एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिला, HCL टेक को टेलीकॉम आईपी, इंजीनियरिंग टैलेंट और दुनिया के टॉप कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ रिलेशनशिप्स मिली। कंपनी के मुताबिक कंबाइंड बिजनेस की रीच टॉप 30 ग्लोबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से 20 तक पहुंच गई। यानी मीनिंगफुल एक्विजिशन का पर्पस सिर्फ कंपनी को बड़ा बनाना नहीं होता, कभी कभी एक्विजिशन से कंपनी मिसिंग कैपेबिलिटी, स्पेशलाइज्ड टैलेंट और क्लाइंट एक्सेस खरीदती है, जिसे ऑर्गेनिकली बिल्ड करने में सालों लग सकते थे। और इंडियन आईटी कंपनीज की बात करें तो उनकी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ उनकी फ्री कैश फ्लो जनरेशन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ग्रोथ के लिए फैक्ट्रीज, प्लांट्स, मशीनरी और इन्वेंट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आईटी सर्विस कंपनी रिलेटिवली एसेट लाइट होती है। इनकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट का लार्ज पोर्शन कैश में कन्वर्ट होता है। इन्फोसिस का एग्जांपल देखिए, फाइनेंशियल 26 में इन्फोसिस ने अराउंड 33,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। फाइनेंशियल ईयर एंड पर कंपनी के पास 43,000 करोड़ का कैश और इन्वेस्टमेंट्स भी थे। इन पैसों से इन्फोसिस ने जर्मन इंजीनियरिंग R&D कंपनी इनटेक को अक्वायर करने के लिए 3,000 करोड़ कैश में पे किए। इनटेक के पास ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है। यानी फ्री कैश फ्लो से कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके ग्रो भी कर सकती है। कोफोर्ज ने भी एनकोरा को $2.35 बिलियन वैल्यू पर अक्वायर किया। इससे कंबाइंड कंपनी को AI लेड इंजीनियरिंग, डेटा, क्लाउड, हेल्थ केयर और US मार्केट में बहुत बड़ा स्केल मिला। लेकिन ये याद रखना, स्टॉक पीक से 40% गिर गया तो अब सस्ता ही होगा, ये जरूरी नहीं है। मान लो किसी कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ पहले 15% थी और अब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 5% रह गई है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन मल्टीपल भी कम हो जाएगा। वैल्यूएशन कंप्रेशन हमेशा मार्केट की गलती नहीं होती, कभी कभी बिजनेस की फ्यूचर इकोनॉमिक्स चेंज होने की वजह से लोअर वैल्यूएशन जस्टिफाइड भी होती है। कोई स्टॉक कितना गिरा है ये इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं होता। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि करंट प्राइस में मार्केट फ्यूचर को लेकर क्या अज्यूम कर रहा है। मार्केट परमानेंट स्लो डाउन प्राइस कर रहा है या फास्ट रिकवरी? अगर बिजनेस रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बेटर निकली, रिटर्न्स बन सकते हैं। इसलिए प्राइस गिरना और वैल्यू बढ़ना सेम चीज नहीं है। AI के बाद पॉसिबल है इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो रहे, लेकिन मार्जिन्स और फ्री कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाए। कंपनी कम एम्प्लॉयज के साथ सेम अमाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूट कर सकती है। रेवेन्यू सिर्फ 4 या 5% ग्रो करे, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में रहने की वजह से प्रॉफिट और कैश थोड़ा फास्टर ग्रो हो सकते हैं। ऐसे में इंडियन आईटी कंपनी का कैरेक्टर चेंज हो सकता है। सेक्टर हाई ग्रोथ स्टोरी से स्टेबल कैश कंपाउंडिंग स्टोरी में शिफ्ट हो सकता है। ये नेसेसरीली नेगेटिव नहीं है। इन्फोसिस के फाइनेंशियल ईयर 26 के एग्जाम्पल देखिए, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3.1% थी, लेकिन कंपनी ने 33,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.6% रहा। यानी कंपनी हाइपर ग्रोथ बिजनेस नहीं थी, लेकिन कैश जनरेशन और कैपिटल एफिशिएंसी अभी भी स्ट्रांग थी। लेकिन इन्वेस्टर को हाई ग्रोथ वैल्यूएशन और मेच्योर कैश जनरेटिंग बिजनेस की वैल्यूएशन का डिफरेंस को समझना होगा। हर अच्छा बिजनेस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस नहीं होता और हर स्लो ग्रोइंग बिजनेस पुअर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। सब कुछ प्राइस, कैश फ्लो और एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। इंडियन आईटी कंपनीज को अब अगले कुछ क्वार्टर्स में ये प्रूव करना होगा कि AI सिर्फ प्रेजेंटेशन और प्रेस रिलीज का वर्ड नहीं है। AI से एक्चुअल रेवेन्यू आ रहा है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्लाइंट पायलट प्रोजेक्ट से लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन पर मूव कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो रेवेन्यू AI रिप्लेस कर रहा है, उससे ज्यादा न्यू बिजनेस क्रिएट हो रहा है। मुझे नहीं लगता AI इंडियन आईटी इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन AI इंडियन आईटी को फोर्स करेगा कि वो अपने आप को री इन्वेंट करे। इंडियन आईटी की नेक्स्ट स्टोरी सिर्फ हेडकाउंट ग्रोथ की नहीं होगी। नेक्स्ट स्टोरी प्रोडक्टिविटी, प्राइसिंग पावर, डोमेन एक्सपर्टीज, फ्री कैश फ्लो, इंटेलिजेंट एक्विजिशंस और एक्चुअल बिजनेस आउटकम्स की होगी। सिर्फ इसलिए बुलिश नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक रैली कर रहा है, और सिर्फ इसलिए बेरिश नहीं होना चाहिए क्योंकि डिसरप्शन आ रहा है। असली काम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप समझना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस हेडलाइंस को फॉलो नहीं करता। शेयर प्राइस अल्टीमेटली बिजनेस की अर्निंग पावर, फ्री कैश फ्लो जनरेशन,
कंपेटिटिव एडवांटेज और उस अर्निंग पावर के लिए इन्वेस्टर्स कितना प्राइस पे करने को रेडी है, उसको फॉलो करता है। और इंडियन आईटी के नेक्स्ट डेकेड का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कंपनीज चीप मैन पावर प्रोवाइडर्स बनी रहती है या ग्लोबल बिजनेसेस के लिए जेन्युइन एआई ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बन जाती है।